हेलो बच्चों। क्या हाल है? चलिए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसी क्वेश्चंस को डील करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का डेप्थ बता देता हूँ कि कहाँ तक ये चैप्टर आपके काम आ सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और साथ ही साथ आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक नीट जेई मेंस और इन सब में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से अपने अच्छे खासे बना सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन ही ये कंटेन करता है ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है समझिए। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a branch of chemistry which deals with reaction rate, and mechanism of process is called chemical kinetics. It's called chemical kinetics. तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो रिएक्शन के रेट को मेज़र करती है। रिएक्शन के रेट को मेज़र करने का मतलब क्या है? रिएक्शन की स्पीड। अब आप कहोगे कि भाई रिएक्शन तो चलती नहीं है तो उसमें क्या स्पीड होगी, है ना? ये कोई फिजिक्स तो चल नहीं रहा, गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड हो ये हो। नहीं, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक रिएक्टेंट लिया ए और एक रिएक्टेंट लिया बी और उसको सब मिलाया और सडनली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे कन्वर्जन होता है। तो कोई रिएक्शन बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, कोई रिएक्शन बहुत स्लोली कन्वर्ट होते हैं। तो सब रिएक्शंस का क्या होता है? अलग अलग रेट होता है। अलग अलग रेट होने का मतलब ये है कि सभी रिएक्शंस की, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सभी रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग होती है। तो जो स्पीड की बात करता है यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो स्पीड की बात करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसको रफ करते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या होता है, आगे समझते हैं। सबसे पहली बात ये रिएक्शन रेट को समझते हैं क्या होगा। रिएक्शन रेट फिजिक्स में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा। मोशन चैप्टर में आपने एक टर्म पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। सिंपली क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम इंटरवल। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बट जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, सिमिलर ए की तरह ये भी है रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ स्पीड या रेट ऑफ वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अपॉन व्हाट? टाइम। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है उसको आप क्या कर देते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ये तो लिखी वाली कहानी है। अभी हम आपको और अच्छा थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। इसको मिटाते हैं अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा समझते हैं। तो रिएक्शन देखिए, जो रेट होता है ना
वो दो टाइप का होता है। जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो तो आपकी दो टाइप की स्पीड होती थी, एक तो होती थी एवरेज स्पीड और एक होती थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के रेट निकालेंगे, एक निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात क्या करते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, रिएक्शन मैंने एक यहाँ पे एक लिया, इसमें एक रिएक्टेंट डाला ए, एक रिएक्टेंट डाला बी, दोनों का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 2-4 सेकंड बाद मैंने कहा अरे यार इस समय रिएक्शन की रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन दिस टाइम। तो इस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन का जो भी रेट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। मैंने कहा यार शुरू से जब से मैंने रिएक्टेंट को डाला है और अभी तक में रिएक्शन की रेट क्या रही है। तो अभी तक हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका हो और पूरे रिएक्शन प्रोसीड कर चुकी हो, तो उस समय रिएक्शन का रेट जब हम निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जस्ट लाइक अ एग्जांपल इन फिजिक्स कि आप बाई चांस यू आर ड्राइविंग अ स्कूटी और यू बाइक और कार and a person sitting behind you and he said suddenly what is the speed of your car, then you said 40 kilometer per hour. This is the instantaneous rate of reaction. But you complete your journey, and after completing your journey you have to think about कि मैंने कितना टाइम लिया और कितनी दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला वही मैटर आपने लगाया और आपको क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे क्या है, जब रिएक्शन पूरी प्रोसीड हो चुकी होती है उस समय हम एक रिएक्शन का पूरा जो ओवरऑल इस रेट देखते हैं उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। 1 सेकेंड। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे भाई। तो निकालने का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि आपने एक रिएक्टेंट लिया ए, इसका रिएक्शन करवाया, प्रोडक्ट बना बी। एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन x था, इसका कंसंट्रेशन क्या था, 0 था। एट टी इज इक्वल्स टू t1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन मतलब x माइनस ए यानी कुछ डिक्रीज कर जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जितना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया उतना इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन T1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए अपॉन T1। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस। बट वन थिंग, रेट ऑफ रिएक्शन जो होना चाहिए ना, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वहाँ एक्सेलरेशन भले एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ना निगेटिव नहीं हो सकता बॉस। तो निगेटिव को हटाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि जब हम रिएक्टेंट का निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक रेट ऑफ रिएक्शन इन शॉर्ट आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। तो जनरल फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़े ब्रैकेट में आप इसको रख देते हैं, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, और इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस। जब आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे तो आप उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप कुछ नहीं निकालेंगे, आप ना माइनस लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, आप सीधा लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आपने रेट निकाला है तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा, और अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो आपको निगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखना की कोशिश करते हैं हम लोग, कुछ
ओरिजिनल रिएक्शंस लेते हैं, ये तो एक जनरल टर्म है, इतना आप नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इस पूरे को ही रफ करता हूँ कि इसने काफ़ी मेरा स्पेस लेके रखा है। चलिए, अब हम लोग कुछ ओरिजिनल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक रिएक्शन लिया CO प्लस Cl2, ये क्या बन गया COCl2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, ये क्या बन गया COCl2। अब इसके लिए मुझे क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा ROR इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट में आप माइनस नहीं लगाएंगे, रिएक्टेंट में आप माइनस लगा देंगे। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, रफ कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने लिखा था वो सेम स्टोइकोमेट्रिक के थे, मतलब सबके पहले 1 1 1 1 लगा हुआ था। बट अगर मैं कह दूँ कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी स्टोइकोमेट्रिक जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। अब यहाँ कहानी बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि किस रिएक्टेंट के कितने मोल डिस्ट्रॉय होने पर प्रोडक्ट का कितना मोल जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब N2 का 1 मोल पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो 2NH3 को क्या हो रहा है, NH3 का 2 मोल अपीयर हो रहा है, ठीक है। N2 का 1 मोल क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो NH3 का 2 मोल अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन 1 मोल ऑफ NH2 सॉरी N2 disappear, then 2 mole of NH3 appear। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो NH3 का रेट है, NH3 का जो रेट है वो N2 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ग्रेटर है। NH3 का जो रेट है वो N2 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा, क्या लिखूंगा बेटा, NH3 अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट के लिए लिख दूंगा, इसको हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे। ROR इज इक्वल्स टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बट कहानी वही है कि जब इसका 1 मोल डिसअपियर हो रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसका NH3 का, वो इसके कंपैरिजन में डबल है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल लिखना चाहेंगे तो ये डबल है, ये आधा है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे अगर हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का एक साथ, तो हमें करना, अच्छा यहाँ माइनस तो लगा लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन. बट अभी कहानी अभी बची हुई है. अभी मैंने सिर्फ N2 और NH3 के बारे में तुलना की है. अभी मैंने H2 के बारे में तो कोई बात की ही नहीं. तो ये तो हो गया आपका, इतना आप नोट कीजिए. तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, और वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो इतनी कहानी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, when 3 मोल ऑफ H2 disappear, जब H2 का 3 मोल डिसअपियर होता है, then 2 मोल ऑफ NH3 appear. 3 मोल NH3, 2 मोल NH3 के बन जाते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH2 NH3 sorry of NH3 is 2/3 times greater than H2. तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे भैया, रेट ऑफ रिएक्शन H2 के लिए क्या लिख देंगे, 2/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T. यहाँ माइनस लगा देंगे. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस. ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर ही होगी. अच्छा, अब अगर हमको सब एक साथ लिखना है, तो ये दो तो लिखा ही था मैंने, इसको भी ले लीजिए. -2/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T. अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं सब. तो 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T. यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2. 2 से डिवाइड करने पर हमको ये मिल जाएगा. तो यहाँ से और इस रिएक्शन से आपको एक कहानी मिली होगी, एक कुछ लिंक जुड़ा होगा. लिंक क्या जुड़ा है, इसका कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए 1, इसका 3 1/3 हो गया, इसका 2 1/2 हो गया. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई रिएक्शन इस फॉर्म में लिखा है, दैट इज A इंटू कैपिटल A, B इंटू कैपिटल B, स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D. तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे ROR, तो आप लिखेंगे -1/A डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T is equals to -1 upon B delta concentration of B upon delta T. 1 upon C delta concentration of C upon delta T. 1/D delta concentration of capital D upon delta T. Is that any problem? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, सिंपल सी चीज़ है. तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, अगर आपका रिएक्शन, ओह सॉरी, मैं 1 सेकंड के लिए आपको ऊपर ले जा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन कट गया है.
इसको आप देख लीजिए, फिर मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब मैं उतना ऊपर नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं ना बोर्ड विजिबल कहाँ है, क्योंकि मेरे तरफ कैमरा है, स्क्रीन नहीं। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ इसको, आगे की कहानी पे चलेंगे हम लोग। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई छोटा सा जो आपको नॉर्मली, हाँ ये लेते हैं 2N2O5, 2N2O5 4NO2, सॉरी 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन है। अब इसको आपको शो करना है। इसको कैसे शो करना है? इसको शो करना है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म आपको लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या मैंने सब जगह सही लिखा है? सेम चीज़ है, देख लीजिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, 1/2 हो गया। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 4, 1/4 हो गया। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो ये दोनों प्लस में है, ये रिएक्टेंट है तो ये माइनस में है। ठीक है, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5, चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 और वो। ठीक है, तो आई थिंक इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना लिखने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह देना कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, तो आप सीधा डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि dt स्मॉल टाइम है, ऐसे लिखेंगे, लेट dA is the change in concentration of reactant in small time interval. स्मॉल टाइम इंटरवल dt, दिस इज अ, तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस dA बाई dt। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस हाँ यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है आप ऐसे कुछ डिनोट करेंगे कि कंसंट्रेशन ये, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, फॉर्मूला यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इस पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो इतना मैं रफ कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक रिएक्शन है X2 प्लस 2Y2, ठीक है, X2 प्लस 2Y2 दैट इज 2XY2। इसके लिए आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन terms of disappearance of y, right, rate of reaction in terms of y2।
बहुत हल्का क्वेश्चन है ना, कुछ तो है ही नहीं इसमें। अरे सच में हल्का है भाई, पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपको भारी 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 करा देंगे तो फिर कहेंगे अरे सर तो ये तो बहुत टफ है, फिर आप आगे वीडियो देखेंगे नहीं, आप भाग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा हल्का देना पड़ता है ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम भी बाहुबली हैं, कटप्पा मामा हमको कुछ भी को बोल दें लेकिन मैं मारूंगा। ठीक है, पुष्पा अपन झुकेगा नहीं साला, हाँ। तो ऐसा कुछ फीलिंग आया आपके अंदर साउथ इंडियन हीरो टाइप की। तो राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ y2। सिंपल सी बात है भाई, आर ओ आर क्या लिखूँ, 2 है तो -1/2 लिख देता हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट है। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन y2 लिख देता हूँ, अपॉन क्या लिख दूँ, डेल्टा टी। क्या यही होगा? ऑब्वियस सी बात है यही होगा, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, यही होगा बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अभी मैं हल्के हल्के ही कराऊंगा, जब आप एकदम अपने आप को बाहुबली समझने लगेंगे तब आपको अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो एक रिएक्शन है A+2B = 3C + 2D। A+2B = 3C + 2D। दिस इज द रिएक्शन। और इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन ऑफ कंसंट्रेशन D एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। यहाँ दिया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D इज 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको 4 चीजें निकालनी है। फर्स्ट आपको निकालना है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 क्या फाइंड करना भैया, ROR। नंबर टू आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। नंबर 3 रेट ऑफ disappearance of B, and number 4 rate of appearance of C। ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है आपको बस। तो इतने में तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, तो इतना मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं D के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ ROR 1/2 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, क्या यही होगा? इन्होंने बोला कि भैया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D इज 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हो जा रहा है, 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो D के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो कितना है, 0.4। तो यहाँ पे डेल्टा D और डेल्टा T की वैल्यू, यानी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे दी है भाई साहब आपको, 0.4। तो यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा 0.4, कट करेंगे क्या आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात, क्लियर? एक पार्ट क्लियर हो गया, दूसरे पार्ट में चलते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फिर से ए के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन तो सबका सेम ही होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल लिया।
अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन मैंने निकाला, तो ये भी तो इक्वल होगा ना 0.2 के। तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट इज 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना वो डिसअपीयरेंस को शो कर रहा है, तो इसको हटा देंगे, सीधा आपका बस यही आंसर होगा 0.2। थर्ड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो बी के टर्म में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका फिर से वही हो गया -2 डेल्टा बी डेल्टा टी 0.2, 2 को उधर ले गए तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो गया 0.4। माइनस साइन फिर से मैंने इग्नोर कर दिया, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है यार, सब हो गया। एक क्वेश्चन के लिए कौन रफ करेगा, इसी में कर देते हैं, छोटा सा एडजस्ट कर लीजिए, छोटा सा नन्ना नुत्ता मुन्ना सा प्यारा सा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इज इक्वल्स टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे फिर से ऑब्वियस सी बात ना भैया, 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। 3 को उधर किया, क्या आ गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चारों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। 4 parts of this questions are completed. Now next move on the next question. Now move on the next question. इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, नो प्रॉब्लम। कल थे जो मिले तो ये बात हो गई, हमसे मुलाकात हो गई। अगला क्वेश्चन 2a plus 4b plus c। 2a reversible reaction, 2a 4b plus c, this is a reaction। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। chemical reaction 2a plus 4b plus c in a gas phase occurs in the closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B and the rate of disappearance of A. ठीक है, तो कह रहा है concentration of B is found to be increased, यानी डेल्टा B जो दिया है, concentration of B increased 5 into 10 to power minus 3 mole per liter per second, sorry per liter per second नहीं, per liter in 10 second, in 10 second। तो कह रहा है कि हमको C का अपीयरेंस रेट बता दीजिए और A का डिसअपीयरेंस रेट। ठीक है, तो भैया पहले तो हम लोग डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकालें। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा बी की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। भाई इतना चेंज 10 सेकंड में हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, 10 से डिवाइड कर दो,
into 0.5 into 10 to power minus 3, that is, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 into 10 to power minus 4 mole per liter per second. This is the delta B upon delta T. क्लियर? अब आपसे दो चीजें पूछे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, फर्स्ट पार्ट आर ओ आर इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ब्रैकेट, यही होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। जब रेट लॉ लिखेंगे, मतलब ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे, तो ये और ये तो आपस में बराबर होगा, और ये भी तो बराबर ही होगा ना भाई, क्योंकि सारे रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही होते हैं, ये भी तो होगा, सब बराबर ही तो होंगे। तो भाई इसकी वैल्यू तो मेरे पास है ना, इसकी वैल्यू है, तो चलो तब दिक्कत ही क्या है, इसकी वैल्यू है, ये लिखा 5, ये लिखा 10 to power minus 4, ये लिखा 4, तो यार 5 में 1.25 into 10 to power minus 4, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, 1/2 ठीक। तो अगर आप देखें तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो इसके बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 के। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर देखें तो 2 को इधर ले आना पड़ेगा, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साइड में, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, देखिए ये और ये आपस में इक्वल कर दीजिए, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको इससे मतलब इक्वल कर दीजिए, तो डेल्टा ए ऑन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर किया भाई, 2 इंटू 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2.50 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज डेल्टा ए अपॉन टी। क्लियर है इतनी बात? इज दैट क्लियर? बिल्कुल एकदम क्लियर है सर, हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो इसको रफ करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका रिएक्शन गैस फेज में हुआ तो हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर का यूज कर लेते हैं। जहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन है वहाँ चेंज इन पार्शियल प्रेशर कर लेंगे। यह आपने पिछले 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो लिक्विड का होता है, नॉट गैस। सॉल्यूशन, यू नो सॉल्यूशन, मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीला, नारंगी, लाल, हरा, पीला जो लिक्विडवा होता है लैब में, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। मिला देते हैं 2-3 तो मस्त। चलो देखिए, सिंपली समझिए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जस्ट मेड अ ग्राफ, यहाँ मैंने दिखा दिया कंसंट्रेशन, यहाँ मैंने दिखा दिया टाइम,
दिस ग्राफ इज फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है बॉस, डिक्रीज ही करता है आई थिंक, बढ़ता तो है नहीं, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, मिलाइए ना, मजा नहीं आएगा ऐसा। अब किसी टाइम पे अगर आपको क्या करना है, स्लोप निकालोगे, किसी भी टाइम पे अगर आप स्लोप निकालेंगे तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो स्लोप अगर आप फाइंड करेंगे, स्लोप इस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप फाइंड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए टाइम t1 है, यहाँ पे t2 है, यहाँ कंसंट्रेशन c2 हो गया, c1 हो गया, तो स्लोप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। जैसे इस ग्राफ का अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का। चलिए अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। इधर मैंने फिर से टाइम को दिखा दिया, इधर मैंने फिर कंसंट्रेशन भाई साहब को दिखा दिया। बट ये ना, ये मैं प्रोडक्ट के लिए ले रहा हूँ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पे तो भाई साहब 0 ही होते हैं, फिर क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू होते हैं, होगा इंक्रीज, लीनियर नहीं, लीनियर नहीं, ऐसा कर्वेसिव। तो जब ये कर्वेसिव स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। t1 c1, मेरा बेटा t2 c2, अरे मेरा बेटा नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, परेशान मत हो, आई एम अनमैरिड, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, यही सब मेरे बच्चे हैं, यही सब t2 t1 कंसंट्रेशन। ठीक है, a b c x, माना मैथ के स्टूडेंट है ना, हम लोग तो मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, मान लिया मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे, मानने में क्या जाए। चलो, तो फिर से आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज ROR। फिर से आप क्या लिखेंगे, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1, हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकला है। अब बॉस अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, यहाँ तो टाइम इंटरवल है ना, एवरेज में तो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच निकाले, हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता है और ग्राफ की मदद से निकालना होता है। तब क्या करेंगे, तब आप देख लीजिए, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा इसी ग्राफ को मैं रख करूँगा, हल्का सा, चाहे वो ग्राफ रिएक्टेंट का हो, चाहे वो ग्राफ प्रोडक्ट का हो, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, मान लीजिए एट पर्टिकुलर टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, c। तो अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया तो आप सिंपली यहाँ से एक टेंजेंट खींच लेंगे, टेंजेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे तिरछी लाइन तो इसको एकदम टच करती हुई जाए, क्या जाए, इस पॉइंट को टच करती हुई, तो यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है। ठीक है, अब ये भाई साहब कितना एंगल बना रहे हैं इनसे, ये निकालना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मतलब जिस टाइम पे कहा जाए उस टाइम से एक स्लोप बनाएंगे हम लोग, फिर उस स्लोप का ये O से B, O से A, तो आपको ये एंगल निकालना है, तो दैट इज ये हो जाएगा स्लोप इज इक्वल्स टू OA अपॉन OB।
ये आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई इतना दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक इतना अभी आपके लिए बहुत है। ठीक है, बेसिक कुछ आपका बन गया होगा, और बेसिक बनाने ही मैं आया था कि थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप जानकारी लें, होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की कहानी करेंगे, और धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं। ना हमारी मेट्रो ट्रेन छूट रही, ना हमारी सुपर फास्ट ट्रेन छूट रही है, और हमारी तो टैक्सी भी नहीं छूट रही है। डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड लक, बाय बाय।